Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्म पे हम लोगों ने एक रिलेशन डेवलप किया था जिसमें हमने ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टाउ बराबर dl अपॉन dt ये प्रूव किया था। उसके साथ साथ पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बताया था और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स भी बताए थे, राइट। यहां तक हमारी कहानी पूरी हो गई थी। आगे बढ़ जाए इसके बाद। तो कल के बाद आज हमारे सामने अगला एक आई थिंक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सही बोल रहा हूं। कल हम लोगों ने लास्ट फिर से बोल रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा था और उसके जस्ट बाद जो न्यूमेरिकल है वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके एग्जांपल्स कल मैं आप लोगों को बता चुका था। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? एग्री करते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, राइट। न्यूमेरिकल ये ना हमारा, पीछे का कुछ छूटा तो नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने न्यूमेरिकल जो दिया है वो कह रहा है, पहले आप बताओ, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है? घूमती नहीं घूमती? घूमती। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मैंने एक जमाना था जब आपको टाइम पीरियड बताया था, याद है आपको? है कोई माइका लाल जो मुझे बता दे टाइम पीरियड होता है क्या है? ये तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसके अलावा एक और था डेफिनेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या बोला मैंने? हाँ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जानते हो? और सन के चारों तरफ घूमती है, बोलो। घूमती नहीं घूमती? घूमती। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उसका? अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है कितने टाइम में? 365 डेज में, है ना। अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है? करती नहीं करती? करती। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है और 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है और इसी वजह से दिन रात होते हैं। एक दिन 24 घंटे का होता है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है तो वो पूरा एक चक्कर कितने टाइम में लगा लेती है? 24 आवर्स, राइट। क्लियर है सभी को? हमारे सामने जो अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ का अपना एक डायमीटर है नहीं है? है। अब वो कह रहा है अगर अर्थ का डायमीटर आधा हो जाए, अर्थ का डायमीटर आधा हो जाए तो दिन की लंबाई कितनी हो जाएगी? अर्थ का डायमीटर अगर आधा हो जाए तो दिन की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन एवरीवन? और वो कह रहा है इस प्रोसेस में जो मास है अर्थ का वो कांस्टेंट रहेगा, मास नहीं बदलेगा, ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? वो जो कह रहे हैं कि अर्थ अगर सिकुड़ के आधी रह जाए, यानी अर्थ का जो डायमीटर है वो करंट डायमीटर का आधा रह जाए, तो ऐसी सिचुएशन में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? दिन की लंबाई कितने घंटे की होगी? एक दिन कितने टाइम का होगा? अभी एक दिन कितने टाइम का है? 24 घंटे का। लेकिन अगर डायमीटर आधा हो जाए तो दिन की लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन समझ गए का? ठीक है, चलू आगे। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो टॉर्क लग रहा हो, तुम लगाए जा रहे हो टॉर्क, अपने आप घूम रही है वो, है ना। तो हमने पढ़ा था in the absence of torque, the angular momentum of the system remains conserved। अगर ये बात मुझे पता है तो जब भैया टॉर्क एब्सेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यस और नो? और एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कल अपन ने पढ़ा था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यस और नो? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सीन क्लियर है सभी को? तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्ट लिख दो आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट, ऐसा कुछ आग लगा दे पढ़ा तो जीव ना बताओ, एल बराबर बोला लिख सकता नहीं लिख सकता? और जब आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट ऐसे लिख सकता नहीं लिख सकता?
क्लियर है? काउगे को परेशान है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आगे लिख रहा हूं, पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मालूम है क्या है? क्या होता है? mr स्क्वायर। पर मैं यहाँ पर 2/5 mr स्क्वायर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्यों लिखूंगा? उसका रीजन आपको सोमवार या मंगलवार तक पता चलेगा। अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr स्क्वायर होता है। क्लियर? इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे 1-2 दिन बाद। क्लियर है? फिलहाल यहाँ पर यूज हो रहा है। वैसे तो मैं यहाँ पर I बराबर mr स्क्वायर लिख के भी सॉल्व करूंगा तो भी मेरा आंसर वही आएगा, पर जो सही है मैं वो बता रहा हूँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो I1 की जगह मैं लिख दूं 2/5 m1r1 स्क्वायर। ओमेगा बराबर मैंने बचपन में पढ़ा था 2π/t। आगे ना औकात में कमीनो याद है? ओमेगा बराबर θ/t। और टाइम की जगह अगर कैपिटल T रख रहा हूं, एक चक्कर का टाइम रख रहा हूं, तो एंगल भी तो एक चक्कर का ही रखूंगा। एक चक्कर में कितना एंगल? 2π यानी कि 360। बोलती बंद हो गई, हवा निकल गई भैया की है। चलूं आगे? तो ओमेगा की जगह का टांग दूं अपॉन T1। सी क्लियर है? इसी तरीके से I2 फर्स्ट सिचुएशन ये है, सेकंड सिचुएशन के लिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया 2/5 m2 r2 स्क्वायर इंटू 2π/t2। जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। बच्चे ही बोलते रही हो आ रही है और नहीं आ रही है। बच्चों बताइए हम कैसे 2/5 से 2/5 काउगे को परेशानी ना नहीं, परेशानी तो वही आवेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मोटे यो कही थी कि अर्थ को डायमीटर कितने हेरो है? डायमीटर आधो हेरो, लेकिन मास सेम है। तो ऐसे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट सिचुएशन में जो मास है वही सेकंड सिचुएशन में, तो बराबर है मान लू है। बुरा नहीं लगे तो साची कह देता हूँ। क्लियर? अच्छी बात है। तो देखो लाल आ रही, m1 की जगह m लिख दो। सुना है रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है? होती नहीं होती? r1 की जगह ऐसे लिखूं d1/2। स्क्वायर कर ले लगे तो आपको समझ गो, रेन निकलती है नहीं मोटे। अब ठीक है? हाँ नहीं तो टोपा दे टोपा। क्लियर है? आगे क्या लिखूं? 1/T1 बराबर। सी क्लियर? चलन दो डील। m2 की जगह क्या लिख दूं? अच्छा, सेकंड सिचुएशन में रेडियस, तो मैंने सुना है रेडियस तो डायमीटर की आधी होती है, तो r2 की जगह क्या लिखूं? d2/2 स्क्वायर इंटू 1/T2। m से m कुटुक, 2 से 2 कुटुक नहीं। सी क्लियर है ना? सही कर रहा हूं ना? समझ गए? चलूं आगे? ठीक है, चल लो। आओ तुम्हें बाहर में ले चलूं। पट्टन ने मोदी कहिए अर्थ को डायमीटर का करता हूं, आधो करता हूं। अगर मैं ये मान लूं, फिर से वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर D1 बराबर D है बबुआ, तो D2 बराबर D1 बराबर D है बबुआ, तो D2 बराबर T/2। क्वेश्चन में बोला है ना अर्थ का डायमीटर आधा कर दिया जाए तो अगर पहला डायमीटर D है तो सेकंड सिचुएशन में डायमीटर क्या आ जाएगी? D/2। समझ में आई? तो D1 की जगह का टांग दूं ये D स्क्वायर है तो लगे आप करता हूं इंटू 1 कर ले तो T1 टाइम पीरियड बताओ भैया, जाटे हम डायमीटर T है तो टाइम पीरियड कितने हैं? 24 आवर। क्लियर है? बराबर D2 की जगह क्या लिखूं? D/2 को स्क्वायर करेंगे वो का है जाओ, जोर से बोलो,
इंटू वन अपॉन टी2 अभी निकालना धन पे भन बनाया था डी स्क्वायर बोलता हूँ। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4t2 बराबर 24 आवर। यो गाइस 4 1 जा 4 4 6 जा 24 तो t2 बराबर 6 आवर। यानी अर्थ का डायमीटर अगर आधा रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा, 6 घंटे का हो जाएगा। नहीं यही बात समझ में क्लियर? जितना तो पूरा तुम सोए में ही निकालते होगे। क्लियर? बता लो फटाफट इसे। इसी क्वेश्चन को अब हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं, तो सेकंड मेथड सभी लोग ध्यान से देख लें। वही कहानी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू कांस्टेंट, I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, एक तो डायमीटर की और दूसरा टाइम की, टाइम पीरियड, है ना? यानी हमें मतलब किससे लेना देना है, हमको डायमीटर से टाइम से, इन दो चीजों से लेना देना। मास तो कांस्टेंट बोल रहा है। हाँ, I बराबर 2/5 mr², ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। समझ में आ गया आपको इतना? बोलो भैया, आ गया, अच्छी बात है। सुना है आर रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो आर बराबर d/2। आर की जगह अगर d/2 रखूंगा तो हो क्या जाएगा ये टर्म, d²/4। सही बोल रहा हूं, d²/4। तो जब ऐसे लिखूं 2/5 m, आर की जगह d/2 रखूंगा तो ये d²/4। सीन क्लियर है? इंटू 2 पाई अपॉन डी बराबर कांस्टेंट। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो अच्छी बात। अगर इतने ही समझ में आ रही है लल्ला तो गौर से देखना सभी लोग, ध्यान से, है ना? ये तो मैंने कांस्टेंट लिख दी, ठीक है? जब यहाँ काट ही लेता हूँ 2, ठीक है? 5 2 10, 10t है ये, जब 10t है कांस्टेंट के संग मल्टीप्लाई करता हूँ। बोलो भैया, चलो ठीक है। अपॉन, गौर से देखिएगा, d² तो मैंने लिख दी, d²। अब कहा बचो 2 पाई m, बचो नहीं बचो, बचो 2 पाई m। क्लियर? कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। आओ इधर आओ, गौर से देखिएगा, ये कांस्टेंट है, 10 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है 3.14, ये भी कांस्टेंट है, मास भी माने कांस्टेंट ही बोली है क्वेश्चन में, बोली। मैंने ये सुना है बचपन में कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, d² इज प्रोपोर्शनल टू t। बोलो भैया, तो चमका दे भाई, d1 अपॉन d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 अपॉन d2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? अब बताओ, पहले फर्स्ट सिचुएशन में डायमीटर कितना था, d। सेकंड सिचुएशन में कितना कर लूं, तो देखो d/2 कहां पहुंच जाओ, ऊपर। कहानी समझ में आ रही है? स्क्वायर भैंसों की। t1 फर्स्ट सिचुएशन में टाइम कितना था, 24 आवर। t2 मुझे निकालना है, d से d हटाऊं, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू 24 आवर अपॉन t2 को इधर ले आया, 4 को नीचे ले आया, तो t2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, 4 6 24, तो t2 इज इक्वल टू 6 आवर। पानी समझ में आई? कौन सा अच्छा लगा, ये वाला या वो वाला है? वो वाला अच्छा था, ठीक है। ताकि उतारना होती उतार ले, इच्छा है तुम्हारी। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है बबुआ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड। एक जमाना था जब मैंने आपको इनर्शिया पढ़ाया था। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, है ना, ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज विच इज मेड इन दैट बॉडी, है ना।
यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करते रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। क्लियर? यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और मूव कर रही है तो वो मूव ही करते रहना चाहती है। वो अपने अंदर होने वाले किसी भी चेंजेस का अपोज करती है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको बताया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने रेस्ट या अपने रोटेशनल मोशन के अंदर होने वाले चेंजेस का सीन क्लियर है। तो एक जगह इनर्शिया और दूसरी जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आ जाएगी। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरी बात, ये जो आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, कौन से चैप्टर में पढ़ा? इसी चैप्टर में पढ़ा। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो रोटेशनल मोशन में होता है। कौन से मोशन में होता है? हाँ। और लीनियर मोशन में जो होता है वो होता है इनर्शिया। यानी इनर्शिया इज एप्लीकेबल इन लीनियर मोशन, या लीनियर मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। क्लियर? तो इनर्शिया इज एप्लीकेबल इन लीनियर मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एप्लीकेबल इन रोटेशनल मोशन। अगली बात, किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया यानी मैंने बताया था आपको पहले भी, आलसी बताया था ना आपको। आदमी जितने मोटो हो बीतेगी ज्यादा आलसी हो, तो इसका मतलब मोटो पतरो तो ठीक है, लेकिन इससे ये पता चल गया इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास। सही बोल रहा हूं? मोटो हो तो मास ज्यादा हो, मास ज्यादा हो तो ज्यादा आलसी हो, है ना। तो इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिपेंड करता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I बराबर mr स्क्वायर, यही तो पढ़ा है ना हमने? यस और नो? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। आर को आप यही तो बोलते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही बोल रहा हूं? अब आप गौर से देखिएगा थोड़ा सा, मैं यही बना देता हूं। ये मैंने एक बॉडी बना दी, ठीक है। और इसमें एक्सेस ये है, ये एक्सेस है। समझना मेरी बात को, ये एक्सेस है। दिखाई दे रहा है आप सभी को एक्सेस? सबको दिखाई दे रहा है एक्सेस? थोड़ी देर के लिए गौर से देखिएगा ऑन द बोर्ड। ये जो ये एक्सेस है, बोलो अब जहाँ पे जी अलग अलग पार्टिकल है, अब एक्सेस ऐसे है, समझ गए ना मेरी बात को? तो इस पार्टिकल की एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कुछ और होगी, इस पार्टिकल की एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कुछ और होगी। जब डिस्टेंस बदल जाएगी अलग अलग पार्टिकल की तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा कि नहीं? अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काय पे डिपेंड कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सब लोग। ये बॉडी है, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर ही तो बनी है, बनी है ना बनी? ये जगह का है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही बोल रहा हूँ? इसमें अलग अलग पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग होगी, होगी नहीं होगी? तो इस पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, होगा नहीं होगा? इस एक्सिस के चारों तरफ इस बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना जालेंगे उतना जालेंगे, बोला तो है कि नाने? अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहे, वही बदल जाओ, अब बदल जाओ, बोलो भैया। क्योंकि अब पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कुछ और चेंज हो गया। अब आप देखिए ये जो पेन है वो एक्सेस का काम कर रहा है, इसके इस तरफ मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर की तरफ कम डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड कर रहा है, नहीं है बात समझ में? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड आर को इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं है बात समझ में? क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंस अगर पूछे तो एक तरफ इनर्शिया की डेफिनेशन, दूसरी तरफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट डिफरेंस में लिखना, इनर्शिया इज एप्लीकेबल इन द ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एप्लीकेबल इन रोटेशनल मोशन। इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी
and moment of inertia depend on the mass of the body and distribution of mass with respect to the axis of. क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, पढ़ लो। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये जो बॉडी रखी हुई है ये एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, और ये जो जेड एक्सिस है वो इस बॉडी जिस प्लेन में रखी हुई है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमसे ये कहती है कि बॉडी जिस प्लेन में रखी है, यहां पर कौन से प्लेन में रखी है? एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा वो बराबर होगा जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी जिस प्लेन में रखी होती है, यहां पर एक्स वाई प्लेन में रखी है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। अगर ये बॉडी वाई जेड प्लेन में रखी होती तो मैं इसी थ्योरम को कैसे लिखता? वाई जेड प्लेन में होती तो आई वाई प्लस आई जेड बराबर। अगर ये बॉडी जेड एक्स प्लेन में धरी होती तो क्या करता? नहीं आई का एक्स और वाई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस है। कहाँ है? ओ ये तो सेगा ही है, ये तो सेगा ही है। तो फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया? एक्स वाई तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस है, वाई जेड भी है, जेड एक्स भी है नहीं है? फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस है, और जेड कौन सा एक्सेस है? जेड वो एक्सेस है जो इन दोनों एक्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। अब परपेंडिकुलर भी है इन दोनों के, है या नहीं है? ओके, लिसन एवरीवन। अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, गॉट इट? अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही तो निकालो ना, किसी न किसी एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है। फिर से बोल रहा हूं, द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और एक्सिस जो खास है वही एक्सिस ले विच इज इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। एक्स वाई प्लेन में धरिए तो एक्स और वाई ले, वाई जेड होती तो वाई जेड ले, तो जेड एक्स होती तो जेड एक्स ले, तो नहीं ले तो क्या होगा? लिसन, फिर से सुनना ध्यान से। According to the perpendicular axis theorem, the sum of moment of inertia of the body about two mutually perpendicular axes in the plane of the body is equal to the moment of inertia of the body about an axis. कौन सा axis? Which is perpendicular to both of these axes. Which is perpendicular to both of these axes and passing through their point of. हाँ, नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है समझने? फिर से बोल रहा हूँ, पूछूंगा तो टांग दूंगा यहाँ पर एक को, इसलिए अलर्ट मोड में पूछूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। The sum of moment of inertia of the body about two mutually perpendicular axes in the plane of the body is equal to the moment of inertia of the body about an axis which is perpendicular to both of these axes and passing through their point of intersection. Clear है? Again I repeat. According to the perpendicular axis theorem, the sum of moment of inertia of the body about two mutually perpendicular axes which is in the plane of the body is equal to the moment of inertia of the body about an axis which is perpendicular to both of these axes and passing through their point of statement. समझ में आया बेटा? समझ में आया? सीन क्लियर है? हाँ, शांत मन से 1 से 2 मिनट का समय दिया, हनुमान बनाऊंगा,
जितने भी हिट लिस्ट में है ना, पूछूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।